है फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान की बात करेंगे। पिछले दिन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस और इंट्रोडक्शन पढ़े थे, विज्ञान का सामान्य परिचय और विज्ञान का जो है वर्गीकरण पढ़े थे। उसमें आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान से ही स्टार्ट करते हैं। जिंदगी है तो विज्ञान है, जब जिंदगी ही नहीं तो विज्ञान कहाँ से। वैसे भी कोरोना का अभी कहर चल रहा है, लोगों की जिंदगी लोगों से छीनी जा रही है। तो एक बार हम लोग जीव विज्ञान की बात करते हैं, जीव विज्ञान से ही लेके चलते हैं। जीव से यहाँ तात्पर्य है जीवन का, और विज्ञान के बारे में तो बताए ही थे। विज्ञान वह शास्त्र है, वह विषय है जो किसी भी चीज के बारे में हम लोग को क्रमबद्ध विशेष नॉलेज देती है, विशेष ज्ञान देती है। तो जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जिंदगी है, तो उन सब चीजों का हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। या यूं कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाती है, या सजीवों का अध्ययन जो है वह जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसके वर्ड पे आते हैं। बायोलॉजी जो है दो लेवल से मिलके बना हुआ है। बायो किससे मिलके बना हुआ है, बायो से, जिसका मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन, जिंदगी। और लॉजी जो है लोगोस से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, दैट मीन्स उसका अध्ययन करना। तो जिंदगी का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना ही क्या है, बायोलॉजी है। सिंपली इसको कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान है। यह वर्ड जो है बायोलॉजी, ये लेमार्क दिए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है बायोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन बायोलॉजी के जो पिता हैं उनको किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहते हैं। इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं। इस शब्द बायोलॉजी शब्द जो है वह शब्द देने वाले कौन थे, लेमार्क, इसको याद रखना है। और इसके जो जनक हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं वह कौन है, वह है हमारे अरस्तु। क्योंकि जिंदगी की उत्पत्ति जो है, जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के कुछ सालों बाद ही पृथ्वी के साथ साथ ही पनपना शुरू हो गया था। लेकिन नॉलेज, जब इंसान धरती पे आए 2 लाख वर्ष पहले, उसके बाद धीरे धीरे आदि मानव से मानव बने, मानव से जब सुपर मानव बने, उसमें ही कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ पढ़ने लगे, कुछ विद्वान बने। तो पहला ऐसे व्यक्ति थे, या यूं कह सकते हैं कि विद्वान थे, जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में एक विचार दिए, बायोलॉजी को क्या किए, एक साथ पिरोए। इसलिए अरस्तु को इनका जो है श्रेय जाता है। लेकिन शब्द जो है यह बायोलॉजी व लेमार्क दिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा मेन ब्रांच है जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि वहाँ साइंस में भी देखे थे, लेकिन जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो खासतौर पे यहाँ ही हम लोग देख लें। एक होता है प्लांट के लिए, जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा एनिमल्स, यूं प्लांट्स भी बोल सकते हैं, प्लांट नहीं, प्लांट्स बोले, एनिमल्स। और माइक्रोब्स, पेड़ पौधे, जंतु, या हम लोग यूं बोले प्राणी, या सूक्ष्म जीव। तो बायोलॉजी के जिस शाखा में सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी के जिस शाखा में सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, उसके प्रकारों के बारे में, उसके उत्पाद के बारे में, यूं कह सकते हैं कि प्लांट के बारे में
सारा कुछ अध्ययन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोटनी। उसे क्या कहते हैं, बोटनी। इसे हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, या फिर क्या कहते हैं इसको, वनस्पति विज्ञान। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के जिस शाखा में सिर्फ जंतु के बारे में, प्राणी के बारे में या एनिमल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। यहाँ जूलॉजी जो है जियोस से आया है, और लॉजी जो है वही लोगस, जो कुछ देर पहले हम लोग देखे, बायोलॉजी में भी देखे। तो प्राणियों के अध्ययन को हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं, जो बायोलॉजी का एक मुख्य शाखा है। अब माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इस शाखा में सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है। सूक्ष्म जीव क्या है, या कितने तरह के होते हैं, उसके लाभ, उसके हानि, उन सब चीजों को यहाँ पढ़ा जाता है। पौधे के बारे में जो है वह बोटनी में पढ़ा जाता है, पादप विज्ञान के अंतर्गत। जंतु या प्राणी के बारे में जो है जूलॉजी में पढ़ा जाता है। और सूक्ष्म जीव जो है वह माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हम लोग ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन जो है देख लिए। उसके बाद इसका भी बहुत सारा ब्रांच है। ब्रांच की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, यहाँ भी एनिमल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद एनाटॉमी, इनके भी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे भी जो है माइक्रोब्स का भी डाइवर्सिटी है, तो वह उसका ब्रांच है, इसको देखना है। इसके भी अंदर सब ब्रांच आ जाते हैं। तो मेन रूप से इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। अब हम लोग जो है इम्पोर्टेंट चीज जो है इस बायोलॉजी के अंतर्गत, उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। वह है सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। यहां से ही क्यों शुरू किए हैं, जीवों की जब कल्पना की जाती है, जीवों की जब बात की जाती है, तो जीवों की उत्पत्ति जो है वह कहां से है, कोशिका से। एक कोशिकीय जीव हो, मतलब सूक्ष्म जीव, या बहुकोशिकीय जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, व्हेल हो या हाथी हो, सबका शरीर जो है कोशिका से ही मिलके बना होता है। कोशिका जो है वह किसी भी जीव का जो सजीव है वह उसका फंडामेंटल और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यूं कह सकते हैं कि जीवों का जो निर्माण हुआ है यही इसी इकाई से हुई है, जिसका एक संरचना है, जिसका एक फंक्शन है। तो कोशिका जो है मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है सजीवों के लिए। तो थोड़ा कोशिका पे ही हम लोग जिक्र करते हैं। अब कोशिका के बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, कोशिका देख लिए। कोशिका के बाद जो है कोशिका से दो तरह के जीवों का कॉन्सेप्ट आता है। एक कोशिकीय, मतलब उस तरह का जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही मिलके बना होता है। अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जो माइक्रोब्स जितने भी हैं वह एक कोशिकीय ही होते हैं, मतलब उसका शरीर एक ही कोशिका से मिलके बना होता है, फिर भी वह जीव है। और उसके शरीर में, जैसे हम लोगों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है, उसके शरीर में भी एक ही कोशिका में ही सारी जैविक क्रियाएं हो जाती है। उसके बाद है दूसरा बहुकोशिकीय जीव, जिसमें हम लोग आते हैं, जिसका शरीर एक से अधिक, उसके बाद अनंत कोशिकाओं से मिलके बना हो, कम से कम जो है 2 हो, बाकी जितना हो सकता है। तो इसमें पैरामीशियम आ जाता है। उसके बाद पादप आते हैं। उसके बाद जो है मानव भी इसमें के अंतर्गत ही आते हैं। बहुकोशिकीय, बहु से मतलब है बहुत, कोशिकीय से मतलब है कोशिका, जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं के से मिलकर बना हुआ हो, उसे कहते हैं हम लोग बहुकोशिकीय। अब जहां एक ही कोशिका है वहां पे जो है ऊतक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जहां बहुत ज्यादा कोशिका है वहां ऊतक का कॉन्सेप्ट आता है। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जब कोशिका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके समूह में
बनता है, समूह में मिलता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक के भी प्रकार हो जाते हैं। पादप उत्तक अलग होता है, जंतु उत्तक अलग होता है। फिर ये तो दो तरह के पेड़ पौधा और जीव जंतु हो गए, तो सामान्यतः ये दो हो गए। उसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर भी जैसे पादप उत्तक के भी प्रकार होते हैं और जंतु उत्तक के भी प्रकार होते हैं। जब आगे पढ़ेंगे पादप उत्तक और जंतु उत्तक तो वहां हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ नॉर्मली हम इसका इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। अब उत्तक से आगे क्या हो जाता है, उत्तक से आगे जो है आता है अंग। उत्तक से आगे अंग का कॉन्सेप्ट होता है। उत्तकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। इस चीज को देखना है। उत्तकों के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। बहुत सारा उत्तक जो है मिलके एक अंग का निर्माण करता है। इसका ध्यान रखना है। और अंगों के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र। कई सारा अंग तंत्र मिलके जो है एक कंप्लीट जीव का निर्माण करता है। अगर वह जीव क्या हो, बहुकोशिकीय जीव हो तो अगर कोशिका की बात करें तो जो भी अधिकांश सूक्ष्म जीव जो है वह एक कोशिकीय होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो है वह बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद उत्तक पे आते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं, या कुछ क्यों ऐसा बोल सकते हैं, करोड़ों ऐसे जीव हैं जो उत्तक लेवल तक ही रह जाते हैं, और बहुत ऐसा है जो अंग लेवल तक पहुंचते हैं। अगर जीवों की संरचना की बात करें तो 3 तरह के उसमें आते हैं, सेल लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गेन लेवल। सेल लेवल से मतलब है कि उस शरीर का जीव जो है सिर्फ कोशिका का बना हुआ है, वहां उत्तक का कोई कल्पना नहीं है। उत्तक लेवल संरचना का मतलब है कि उस जीव का शरीर उत्तक का बना हुआ है, मतलब कोशिका से अधिक है। और अंग लेवल संरचना का मतलब है कि उस जीव का शरीर जो है वह अंग से मिलके बना हुआ है, और अंगों का भी वहां समूह हो गया तो अंग तंत्र हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यह जीवों का जो है विकास होता जाएगा। जीवों की उत्पत्ति जब धरती पे हुई थी वह एक कोशिकीय रूप में धीरे धीरे विकास होता गया, बहुकोशिकीय रूप में। आज मानव की बात करें तो मानव में जो है लगभग 8 से 10 प्रकार के अंग तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। तो ये सब हो गए अंगों के समूह। जैसे हम लोग बात करें हाथ क्या है, हाथ एक अंग है। उसके बाद नाक की बात करें तो नाक भी एक अंग है। लेकिन श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र में नाक भी आ गया, हमारा फेफड़ा आ गया और विंड पाइप आ गया। तो 3-4 अंग मिलके अंगों का एक समूह बनता है जो एक पार्टिकुलर काम को अंजाम देता है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। तो जीव या तो कोशिका लेवल के स्तर का होगा, या उत्तक लेवल के स्तर का होगा, या अंग लेवल के स्तर का होगा। एक कोशिकीय होंगे, जो बहुकोशिकीय होंगे तो हो सकता है वो उत्तक लेवल का हो, या फिर उत्तकों का भी समूह हो तो अंग लेवल का हो, और अंग लेवल का हो तो आगे हो सकता है कि और ज्यादा वेल डेवलप जीव हो तो वह अंगतंत्र लेवल का हो। तो सामान्यतः 3 तरह से ही डिफाइन किया गया बायो में, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हम लोग फिर से कोशिका पे आ जाते हैं। कोशिका जो है कोई भी सजीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। मतलब एक कोशिका जो है वही जो है उसका एक संरचना है, और वह संरचना ही क्या करता है, कुछ खास कार्य करते हैं। जैसे हम लोग अमीबा की बात करते हैं। अमीबा एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। अमीबा की बात करें तो यह सिंपली एक ही सेल है, लेकिन वह एक जीव है। एक ही सेल में एक जीव है। ये सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, ये सेल्यूलर है। एक ही सेल होने के बावजूद भी इसके पास अपनी जिंदगी है। यह जो है अपना भोजन करता है, फिर जो है अपना जो है अलग अलग क्रियाएं करता है। तो यह एक
कोशिका का भी जीव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेल्यूलर कहते हैं, यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, उसका ध्यान रखना है। अब कोशिका के भी छोटे छोटे अंग होते हैं, कोशिका के भी छोटे छोटे अंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कोशिका के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे अंगों को कोशिकांग कहते हैं। जैसे एक दो चीज के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये कोशिका के अंग हैं, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जो है उन सब चीजों का कोई बेसिक संरचना नहीं होने की वजह से उसको हम लोग इकाई नहीं मानते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वह जीवों के लिए कोशिका ही है, जिसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बाद उसका एक फंक्शन होता है। तो कोशिकांग, कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े, कोशिका के छोटे छोटे भाग, कोशिका के छोटे छोटे अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो 5-6 ऑर्गेनेल्स का नाम लिखते हैं, 5-6 होता नहीं है, 8, 10, 12, 13 होते हैं लगभग। तो उसमें जो मेन है उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि अगर बाउंड्री की बात करें, कोशिका को अच्छे से पढ़ने के लिए 3 भागों में इसको बांटा जाता है स्ट्रक्चर लेवल पे। तो सबसे पहला जो है वह क्या होता है, वह है हम लोगों का कोशिका झिल्ली। जस्ट लाइक बाउंड्री, जैसे हम लोगों का जो विद्यालय है, हम लोगों का जो घर है, उसका बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं, वो पहला नंबर पे आ जाता है क्या, हम लोगों का कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर जो चिपचिपा तरल द्रव्य पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और लास्ट में जो है मेन रूप से उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। यह केंद्रक जो है वह क्या हो गया, मास्टर ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। बहुत ऐसे सेल होते हैं जिसमें केंद्रक होता है, बहुत ऐसे सेल होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है। तो जिस सेल में केंद्रक नहीं होता है वह अल्प विकसित सेल होते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। कोशिका का डिफिनेशन अगर हम लोग करेंगे डेवलपमेंट के आधार पे, कोशिका के विकास के आधार पे, तो पहले हो जाएगा प्रोकैरियोट सेल, जो एट फर्स्ट आए थे पृथ्वी पे, जिसका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, उसमें केंद्रक भी नहीं था, उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं था, उसके अंदर जो कोशिकांग थे, उस कोशिकांग का भी अपना जो है कोशिका झिल्ली नहीं था, मतलब आवरण नहीं था। इसको इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ जो टॉफी आती है, तो एक टॉफी आती है जिसके ऊपर कवर होता है, वह थोड़ी महंगी होती है, और एक टॉफी ऐसी आती है सस्ती, जो जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, यूं ही खुला हुआ रहता है, तो वह सस्ती है। क्वालिटी का मतलब है कि जो बिल्कुल खुली हुई है वह कम है, जो बंद है वह अधिक है। तो जीवों का जैसे विकास हुआ शुरू में, तो पहले जो कोशिका बने ना, उसके अंदर केंद्रक था, केंद्रक भी नहीं था, झिल्ली भी ढंग से नहीं थे, बस। और फिर उसका डेवलप हुआ तो आ गए क्या, प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट कोशिका आ गए। यूकैरियोट कोशिका में जो था हर चीज वेल डेवलप था, केंद्रक भी, कोशिका झिल्ली भी, अगर कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल्स था तो वह भी। अब है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली के साथ जो है एक प्लांट के केस में क्या होता है, कोशिका भित्ति। हम लोग इसको बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे, एक रफ आइडिया के तौर पे हम लोग कोशिका को लेते हैं। कोशिका भित्ति या प्लांट के केस में होता है, या एनिमल के केस में नहीं होता है, या प्लांट के केस में होता है। कोशिका झिल्ली जो सामान्यतः दोनों केस में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों। कोशिका द्रव, अगर हम लोग 1 पाउंड के रूप में कोशिका को लें इस तरह से, और आप लोग देखे होंगे कि पाउंड में कहीं कहीं खंभा भी होता है, इस तरह से बीच में खंभा होता है, वह पानी के स्केल को मापने के लिए। तो ये तालाब का जो चारों तरफ का मिट्टी वाला एरिया है, वह हो जाएगा हम लोगों के लिए क्या, वह हो जाएगा हम लोगों के लिए कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, जो 1 नंबर यहाँ लिखे हैं। और 2 नंबर में जो हम लोग यहाँ कोशिका द्रव लिखे हैं, इसके अंदर जो ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर फिर जंगल वगैरह है, या मछलियां हैं, या कुछ जलीय जीव हैं, या हम लोगों के 2 नंबर का हो जाएगा। और इसके अंदर जो खंभा है, ये खंभा हम लोगों के लिए 3 नंबर का हो गया, जो क्या है, हम लोगों का केंद्र है। तो अब केंद्र के अंदर भी केंद्रिका होता है, केंद्र के अलग द्रव होते हैं, केंद्र के अंदर जो है छोटे छोटे
जो है पोर होता है, जिसे केंद्रिका हम लोग छिद्र बोलते हैं। तो आगे जब हम लोग केंद्र पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, कोशिका द्रव पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली और भित्ति जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ रफ आइडिया के लिए, तो कोई भी कोशिका अगर है तो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट जो होगा, प्रोटेक्टिंग पार्ट जो होगा, वह कोशिका झिल्ली होगा। प्लांट के केस में कोशिका भित्ति होगा। उसके अंदर जो चिपचिपा द्रव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। या फिर एक साथ अगर हम लोग कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। जहां ये दोनों चीज इंक्लूड हो जाएगा तो जीव द्रव कहेंगे। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों एक साथ मिल जाए तो उसको जीव द्रव कहेंगे, इसको याद रखना है। और केंद्रक, तो ये इसका रफ आइडिया हो गया। अब जीव द्रव के अंतर्गत ही जो है अलग अलग संरचना पाए जाते हैं। कहीं राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कहीं लाइसोसोम पाया जाता है, कहीं राइबोसोम पाया जाता है। तब इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिन जिन क्लासों में इसका जिक्र होगा, या क्लास का वीडियो जब बनाएंगे स्पेशल तो वहां जिक्र करेंगे। यहाँ हम लोग सामान्य बात करते हैं जिसकी समझ किसी भी कक्षा के स्टूडेंट को होना चाहिए। तो कोशिका में आज इतना ही। अगले दिन जब पढ़ाया जाएगा इसका टॉपिक तो वहां देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।